हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिकेट। आई होप आप सभी सेफ होंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों ये वीडियो होने वाला है ईस्टर्न अफ्रीका का पार्ट 1 और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में, ये मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ। दोस्तों आप लोगों ने जनरली मुझे देखा नहीं होगा कि मैं इस तरह से फ्रंट कैम से इंट्रो शूट कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि वीडियो जो मैंने पहले रिकॉर्ड किया था वो पूरा डिलीट हो गया है और रात के 1 बज रहे हैं और मैं जल्दी से वीडियो को फिर से क्रिएट करके एडिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मॉर्निंग में जैसे मैंने बोल रखा है कि 7 बजे वीडियो आ जाएगी, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 7 बजे वीडियो आ जाए। लेट्स सी क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे एक क्वेश्चन से जो कि होता है पिछली वीडियो से। आपको कॉमेंट्स में बताना है कि सिनाई पेनिनसुला किस कंट्री की टेरिटरी है। और अब चलते हैं आज के मैप की तरफ। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हम अफ्रीका का जो नॉर्दर्न पोर्शन था, नॉर्दर्न अफ्रीका, वो कवर कर चुके हैं। यानी कि ये जितना भी एरिया आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहा है वो हम पूरा कवर कर चुके हैं। अब आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ईस्टर्न अफ्रीका। तो ईस्टर्न अफ्रीका ये वाला रीजन है पूरा, इतना। तो ईस्टर्न अफ्रीका में आप देख सकते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो एक वीडियो में अगर इनको कवर करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए 2 हिस्सों में हम ईस्टर्न अफ्रीका को कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना पोर्शन यहाँ तक जो है ना, इन कंट्रीज़ को कवर अप करेंगे। यानी कि इसमें टोटल 7 कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी इस एरिया में। पर्टिकुलरली मैप में दिखाऊँ तो ये रही वो 7 कंट्रीज़ जिनके बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और बाकी की जो बची हुई कंट्रीज़ हैं ईस्टर्न अफ्रीका की, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कंट्रीज़ को एक एक करके जानना। अच्छा हाँ, एक बात थोड़ा मैं आपको आइडिया दे दूँ उस चीज़ का। मैंने आपको बताया था कि इजिप्ट, ये रहा इजिप्ट, फिर ये रहा सूडान और ये रहा साउथ सूडान। तो इनमें कॉमन बात ये है कि ब्रिटेन ने इनको कॉलोनाइज किया था। इजिप्ट, फिर यहाँ सूडान, साउथ सूडान, ऐसे ही आपको आगे ये युगांडा यहाँ पे देखने को मिलेगा, फिर केन्या देखने को मिलेगा। ये भी ब्रिटेन की ही टेरिटरीज रही हैं। फिर अगर आप नीचे जाएंगे तो ये वाला रीजन जो है आपका तांजानिया का, वो भी ब्रिटेन की ही टेरिटरी था। तो मैंने सोचा एक बार आपको जस्ट थोड़ा आइडिया दे दूं कि ये कौन कौन सी टेरिटरीज हैं। बाकी की जो इधर जो टेरिटरीज हैं बची हुई, उनके बारे में जब हम वीडियो को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किन की टेरिटरीज ये रही हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे साउथ सूडान को। तो साउथ सूडान आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। और आप लोगों को मैंने बताया ही था कि ईयर 2011 में ये सूडान से अलग होकर एक नई कंट्री बनी थी। तो अगर एट प्रेजेंट देखें तो सबसे न्यूएस्ट कंट्री वर्ल्ड की जो है वो साउथ सूडान ही है। ये एक रिकग्नाइज्ड कंट्री है यूएन के द्वारा। और अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर इसकी कैपिटल पड़ती है जूबा, जिसे कहते हैं। ध्यान रखना, जूबा है, अजूबा नहीं। उसके बाद अगर इसकी बाउंड्रीज देखें तो इधर ये ऑब्वियस सी बात है सूडान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इस तरफ ये रहा इथियोपिया, यहाँ पर पड़ जाता है केन्या, इधर पड़ जाता है युगांडा। और ये जो है इसे कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और यहाँ से सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के साथ बॉर्डर शेयर करता है। दोस्तों वैसे मैंने आपको आइडिया दे ही दिया था पिछली वीडियो में कि किस तरीके से सूडान और साउथ सूडान अलग हुए थे, लेकिन ये एक नई वीडियो है तो थोड़ा फिर से बात कर लेते हैं इस चीज़ के बारे में। तो पहले ये पूरा रीजन, सूडान और साउथ सूडान का जो रीजन था, ये ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करता था। ब्रिटेन के साथ साथ इजिप्ट भी इसको हैंडल करता था। और आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो रीजन था, इसका जो ऊपर वाला रीजन है, नॉर्थ वाला रीजन है, यहाँ पर आपको अफ्रीकन और अरब्स का मिक्स देखने को मिलेगा। वहीं जो साउथ वाला रीजन था सूडान का, वहाँ पर आपको अफ्रीकन्स ही देखने को मिलेंगे। इसी का ये रीजन भी है कि अगर आप सूडान जो नॉर्दर्न रीजन है वहाँ पे देखेंगे तो मेजॉरिटी में जो रिलीजन है वो इस्लाम है। वहीं जो साउथ सूडान है वहाँ पर मेजॉरिटी में जो रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है। तो एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने 2 अलग अलग तरीके के लोगों को एक साथ रहने पे मजबूर कर दिया था और उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी टेंशन बनी रहती थी। फिर उसके बाद जब ईयर 1956 में ब्रिटिशर्स इसको छोड़ के गए तो जो पावर थी वो मेजरली नॉर्थ के जो लोग थे उनके हाथ में आ गई थी। और साउथ एरिया के जो लोग थे उनको लगता था कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इसकी वजह से सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट सूडानीज सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है जैसे ही अंग्रेज यहाँ से छोड़ के जाते हैं। और ईयर 1972 तक ये चलता रहता है। फिर उसके बाद सिचुएशंस कुछ टाइम तक ठीक रहती हैं, शांत रहती हैं, लेकिन फिर से सेकेंड सूडानीज सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है 1983 से और ये चलता है 2005 तक।
अब इसमें हो ऐसा रहा था कि एक तो नॉर्थ के लोग साउथ के साथ फाइट कर रहे थे, साथ ही साउथ सुडान के अंदर इंटरनली भी प्रॉब्लम्स चल रही थी। यानी कि यहाँ पर जो थोड़े बहुत जो अरब्स होंगे उनकी फाइट हो रही है अफ्रीकन लोगों के साथ, तो अंदर भी एक वॉर चल रही थी और बाहर भी एक वॉर चल रही थी। तो इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ था। करीबन 30 लाख लोगों की, 3 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी सेकेंड सिविल वॉर में। इसी वजह से ईयर 2011 में ये दो कंट्रीज अलग हो गई और साउथ सुडान एक नई कंट्री बन गई। ऊपर की कंट्री को नाम दिया गया सुडान और नीचे वाली कंट्री को कहा गया साउथ सुडान। फिर नई कंट्री बनने के बाद भी यहाँ पे हालात कुछ अच्छे नहीं रहे। फिर से ईयर 2013 में साउथ सुडान में इंटरनल वॉर शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो थे उनके बीच में नहीं बनती है, उसकी वजह से यहाँ पर इंटरनल वॉर चलती रहती है और फाइनली ये वॉर खत्म हुई 2020 में, यानी कि हाल ही में ये खत्म हुई है और एक नई गवर्नमेंट बनाई गई। ये जो दोनों ही पक्ष थे इन लोगों ने हाथ मिला लिए और एक नई गवर्नमेंट बनाई गई जिसको कहा गया नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। इसमें हर तरह के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और इसकी वजह से अब गवर्नमेंट थोड़ा ठीक तरीके से चल रही है। दोस्तों सुडान जो है वो बहुत ही पुअर कंट्री है। यहाँ पर लिटरेसी की भी अगर बात करें तो वो भी बहुत ही कम है। हालांकि इनके पास ऑयल रिजर्व्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा हैं। जब 2011 में सुडान साउथ सुडान से अलग हुआ तो सुडान को बहुत बड़ा लॉस हुआ क्योंकि जो 2/3 ऑयल के रिजर्व्स थे वो साउथ सुडान वाले रीजन में थे। स्टिल ये कंट्री बहुत पुअर है। उसके पीछे रीजन क्या है, ये देखिए, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। अब इसका जो एक्सपोर्ट वगैरह था ऑयल का वो कैसे होता था, वो यहाँ से ऐसे पाइपलाइंस थी और इससे वो फिर इस तरीके से यहाँ पे एक्सपोर्ट करते थे रेड सी के थ्रू। लेकिन साउथ सुडान ने ये पाइपलाइंस फिर देने से मना कर दिया 2011 के बाद। कहा कि भाई तुम अब अलग कंट्री हो, अब हम तुम्हें चीज़ें नहीं देंगे। लेकिन अब साउथ सुडान एक पाइपलाइन बना रहा है। पाइपलाइन जो है वो यहाँ केनिया के थ्रू ये पाइपलाइन बन रही है और यहाँ पे केनिया का एक पोर्ट पड़ता है जिसको बोलते हैं लामू पोर्ट। तो यहाँ से फिर वो अपना ऑयल एक्सपोर्ट करेगा एंड होपफुली कुछ टाइम बाद यहाँ पर सिचुएशंस अच्छी हो जाएंगी। अच्छा, थोड़ा फन फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो साउथ सुडान में आज भी कैटल्स को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिसके पास ज़्यादा होंगी वो उतना वेल्दी होगा। और एक और फन फैक्ट है यहाँ का, वो ये है कि 2011 में जब साउथ सुडान को इंडिपेंडेंस मिली तो वहां पर जो पहला बच्चा पैदा हुआ उसको नाम दिया गया इंडिपेंडेंट का। है ना इंटरेस्टिंग। अच्छा, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज की जब हम बात करें तो ये मैं बता ही चुका हूँ पिछली वीडियो में कि ये वाला जो रीजन है जिसको कहा जाता है अबेई, ये सुडान और साउथ सुडान एक तरीके से दोनों मिलकर एडमिनिस्टर करते हैं। साउथ सुडान इसको कहता है कि हमारी टेरिटरी है, लेकिन यहाँ पर सुडान की फोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगी। और एक और टेरिटरी है यहाँ पर, ये जो एक ट्रायंगल दिख रहा है इस पे भी डिस्प्यूट है, लेकिन जब हम केनिया में आएंगे तो तब इसके बारे में हम जानेंगे। तो रिलीजन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि क्रिश्चियनिटी यहाँ पर डोमिनेशन में है। करीबन 61% क्रिश्चियनिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस रहा है, तो इंग्लिश आपको एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज और बोलने में भी दिख जाएगी और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको मिलेंगी। करेंसी की अगर बात करें तो यहाँ पर चलता है पाउंड, तो कहेंगे आप साउथ सुडानीज पाउंड। तो इजिप्ट में भी पाउंड था, उसके बाद सुडान में भी पाउंड था और साउथ सुडान में भी पाउंड ही चलता है। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट कंट्री में एंड दैट इज इथियोपिया। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं और वो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में। ये जो रीजन है जितना आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है इसको कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें 4 कंट्रीज आती हैं, एरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया। अगर आप इनको याद करना चाहें तो बहुत सिंपल सी एक ट्रिक है, SEED, सीड यानी कि जो बीज होता है। तो S से आपका सोमालिया हो जाएगा, E से एरिट्रिया, E से इथियोपिया और D से जिबूती। चलो अब वापस आ जाते हैं इथियोपिया पे। तो ये रहा इथियोपिया। अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और एक फन फैक्ट ये है कि ये वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस लैंड लॉक्ड कंट्री है। साथ ही पॉपुलेशन की जब बात आई है तो ये अफ्रीका की 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आफ्टर नाइजीरिया। इथियोपिया के बारे में आपको एक बात सुनने को मिलेगी कि ये अफ्रीका की इकलौती कंट्री है जो कभी कॉलोनाइज नहीं हुई। हालांकि ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है क्योंकि इटली ने यहाँ पर इन्वेड करने की कोशिश की थी और कुछ टाइम तक उन्होंने यहाँ पर राज किया भी था। और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको इथियोपिया में ही देखने को मिलेंगी। और अब हम अगर इथियोपिया का मैप देखें तो आपको यहाँ पर एक वाटर बॉडी देखने को मिलेगी जिसका नाम है लेक टाना।
लेक टाना की इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ से ब्लू नाइल रिवर निकलती है। आपको बता चुका हूँ ब्लू नाइल रिवर के बारे में पहले ही। उसके अलावा यहाँ से एक रिवर आती है जिसको क्या बोलते हैं, वाइट नाइल, और ये मिलती है यहाँ पर सूडान की कैपिटल में जिसका नाम है खार्तूम, और खार्तूम से फिर ये आगे जाते हुए इजिप्ट में पहुँच जाती है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि लेक टाना से ब्लू नाइल रिवर निकलती है, और जो वाइट नाइल है वो तो यहाँ पर लेक विक्टोरिया है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि युगांडा में पड़ती है, वहाँ से आती है, और ये दोनों मिलकर यहाँ पर फिर नाइल रिवर का फॉर्मेशन करते हैं खार्तूम में। दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर इथियोपिया एक डैम बना रहा है जिसका नाम है ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम। इसको आप शॉर्ट में रेनेसा डैम भी कह सकते हैं। तो इस डैम से इजिप्ट जो है वो खुश नहीं है। उसका ये मानना है कि अगर ये डैम बनेगा तो उससे उनको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इससे जो पानी है वो कम पहुंच पाएगा इजिप्ट के पास, और इसकी वजह से थोड़ा टेंशन्स वगैरह चल रही हैं इथियोपिया और इजिप्ट के बारे में। हालांकि सूडान को कुछ खास इससे प्रॉब्लम नहीं है। तो इथियोपिया की कैपिटल यहाँ पे पड़ती है जिसको बोलते हैं एडिस अबाबा। इसको मैं पहले याद रखता था एडिडास से। एक और फन फैक्ट अगर देखा जाए तो इथियोपिया में जो कैलेंडर चलता है उसमें टोटल 13 मंथ्स होते हैं। तो 13 में से 12 महीने तो ऐसे होंगे जिनमें 30 दिन होते हैं, और जो 13वां महीना होता है उसमें 5 या फिर 6 दिन होते हैं, मतलब लीप ईयर पे डिपेंड करेगा। और इनका जो कैलेंडर है वो जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, यानी कि जो इंग्लिश कैलेंडर हम फॉलो करते हैं, उससे 6 साल पीछे चलता है। अगर यहाँ पर रिलीजन की बात करें तो मेजॉरिटी में आपको क्रिश्चियनिटी देखने को मिलेगी करीबन 63%। उसके बाद इस्लाम देखने को मिलेगा आपको 31%। साथ में अगर यहाँ की करेंसी की बात करें तो करेंसी है यहाँ की बिर। हिमाचल में एक जगह है बिर बिलिंग, वहाँ पर पैराग्लाइडिंग होती है, कभी मौका मिले तो जाके करना। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंट्री होगी एरिट्रिया। तो ये रहा एरिट्रिया, कोस्ट लाइन पर है ये कंट्री। मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले कि इथियोपिया का ही ये पार्ट हुआ करता था पहले, और फिर ईयर 1993 में इनको इंडिपेंडेंस मिल गई और ये एक सेपरेट कंट्री बन गई। अगर इनकी कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर आपको इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी जिसका नाम है अस्मारा। 1993 में जब ये आज़ाद हुए उसके कुछ टाइम बाद यहाँ पर इलेक्शंस हुए, और उस इलेक्शन में प्रेसिडेंट बने इसाइयस अफवर्की, और तब से अभी तक यही वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। इनको एक तरीके से डिक्टेटर माना जाता है वहाँ का। तो क्रिश्चियनिटी यहाँ पर आपको मेजॉरिटी में देखने को मिलेगी करीबन 63%, और इस्लाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 36%। यानी कि इथियोपिया और एरिट्रिया का हाल सिमिलर है, दोनों जगह क्रिश्चियनिटी और इस्लाम आपको देखने को मिलेगा, और मेजॉरिटी में क्रिश्चियनिटी देखने को मिलेगी। अगर यहाँ की करेंसी की बात की जाए तो वो है नकफा। अब चलते हैं नेक्स्ट कंट्री की तरफ, एंड द नेक्स्ट कंट्री इज जिबूती। जिबूती बहुत छोटी सी कंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रही। जिबूती जो है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाती है। इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा ज्योग्राफिक लोकेशन की बात ही कर लेते हैं। तो ये आपको पता ही है कि ये इसको रेड सी बोलते हैं, इस तरफ इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ एडन, और इधर आपका जो रीजन है उसको कह देते हैं इंडियन ओशियन। तो आपको पता ही है कि इस रीजन में बहुत सारे शिप जाते हैं जो इंडियन ओशियन से ऊपर यूरोप की तरफ जाते हैं, ये सुएज कैनाल से। तो ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से। और यहाँ पर ये जो स्ट्रेट पड़ता है आपको पता है इसका नाम क्या है, बाब एल मंडेब स्ट्रेट। जिबूटी की अगर कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर इसकी कैपिटल पड़ती है जिसको कहते हैं जिबूटी सिटी। तो बहुत आसानी से आपको याद रहना चाहिए ये। और जिबूटी सिटी के आसपास ही करीबन 70% पॉपुलेशन रहती है जिबूटी की। यहाँ पर ये जो रीजन है, ये जो इस तरीके से यहाँ पे रीजन बन रहा है, ये पानी वाला रीजन, इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ टाडजोरा, और ये टूरिज्म के लिए बहुत फेमस डेस्टिनेशन है। यहाँ पर स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग वगैरह करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। दोस्तों जिबूती की अगर बात करें तो ये पहले फ्रांस की एक कॉलोनी हुआ करती थी, और ईयर 1977 में इनको इंडिपेंडेंस मिली थी उनसे। जब फ्रांस ने इनको इंडिपेंडेंस दी फाइनली 1977 में, तो इन्होंने एक तरीके का एग्रीमेंट साइन कर लिया कि हम आपके यहाँ अपना एक मिलिट्री बेस बना के रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन।
तो आप जिबूती की अगर स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखो तो एक तो यहाँ से ये पूरा ऑयल यहाँ से जाता है, दूसरी बात कि एक तो यहाँ से आप अफ्रीका को कंट्रोल कर सकते हो और साथ ही इस तरफ आपका एशिया पड़ता है तो उसको भी कंट्रोल कर सकते हो, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही इस वाले रीजन में अगर ऑयल वगैरह जाता है तो यहाँ पे सोमालिया से पायरेट्स वगैरह बहुत आते हैं, तो उसको भी हैंडल करने के लिए आपके पास यहाँ पे अपनी आर्मी वगैरह रहेगी तो अच्छा है। तो फ्रांस ने यहाँ पर अपना बेस बनाया, लेकिन उसके बाद और भी कंट्रीज ने यहाँ पर अपना बेस बनाया। यूएसए ईयर 2002 में इन्होंने यहाँ पर अपना बेस बनाया। उसके बाद जापान आया यहाँ पर ईयर 2011 में, उन्होंने अपना बेस बनाया। फिर 2012 में इटली यहाँ पर आ गया, उसने अपना बेस बनाया। फिर जो लेटेस्ट एंट्री है वो चाइना की है, 2017 में उन्होंने यहाँ पे एंटर किया। उसके बाद और भी कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया चाह रहा है यहाँ पर बनाना अपना बेस, रशिया बनाना चाहता था लेकिन रशिया को नहीं मिली जगह तो उन्होंने अपना बेस यहाँ सूडान में बना लिया। और इंडिया भी इंटरेस्टेड है यहाँ पर अपना बेस बनाने में क्योंकि वो चाइना को टैकल करना चाहता है। तो अलग अलग कंट्रीज़ के यहाँ पर बेस हैं, उसकी वजह से जिबूती को बहुत सारा पैसा मिलता है इन कंट्रीज़ से। लेकिन स्टिल अगर आप जिबूती की कंडीशन देखेंगे तो वो कुछ खास नहीं है, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और ये कंट्री बहुत एक्सपेंसिव है। जनरली आप देखेंगे कि जो कंट्री बहुत डेवलप्ड होती हैं वो एक्सपेंसिव लगती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो ये अफ्रीका की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, या मैं कहूँ कि सबसे एक्सपेंसिव कंट्री है। एक्सपेंसिव क्यों हुई है? क्योंकि अलग अलग फॉरेन कंट्रीज यहाँ पर आकर अपने बेस बना रहे हैं और उसकी वजह से प्राइजेस बहुत बढ़ा दिए गए हैं। लैंग्वेज की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ये फ्रांस की टेरिटरी रही है पास्ट में, तो यहाँ पर आपको फ्रेंच और अरेबिक दोनों देखने को मिल जाएंगी। रिलीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो इस्लाम की है, करीबन 94% इस्लाम देखने को मिलेगा आपको, और क्रिश्चियनिटी करीबन 6%। अगर करेंसी की बात करें इनकी तो वो है फ्रैंक, जिबूटिक फ्रैंक। फ्रांस की टेरिटरी थी तो क्या चल रहा है यहाँ पे, फ्रैंक, इस तरह से याद रख सकते हैं आप। अब जिबूती के बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंट्री देखते हैं जो कि है सोमालिया। तो सोमालिया को अगर आप देखें तो ये 7 की तरह नहीं लगता। तो सोमालिया का नाम सुनने में आता है मेजरली पायरेट्स की वजह से। यहाँ पर जो भी शिप वगैरह जा रहे होते हैं उनको ये पायरेट्स जो हैं उन पर हमला करते हैं। लेकिन अब ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी कम हो गई है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग कंट्री एक साथ आई थी और उन्होंने एक टास्क फोर्स 150 बनाई थी और उससे अब इस एरिया में उतना बुरा हाल नहीं है। साथ ही एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अल शबाब, जिसको वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है, तो वो भी सोमालिया के नाम से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं सोमालिया की। तो ये रीजन आपको पता ही है, ये है हमारा गल्फ ऑफ एडन, और ये वाला जो रीजन है ये पूरा इंडियन ओशन का रीजन हो गया आपका। और अगर इस रीजन को बोलेंगे तो इसको बोल देते हैं सोमाली सी। और यहाँ पर ये जो आपको टेरिटरीज देखने को मिल रही हैं ये हैं येमेन की टेरिटरीज। और ये जो बीच का रीजन है ना, ये जो पानी वाला रीजन है, इसको कहा जाता है गर्दाफुई चैनल। तो इस चैनल का नाम आप ध्यान रखें। साथ ही एक फन फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सोमाली सी है इसमें आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी जिसको कहा जाता है मिल्की सी नाइट कॉरिडोर। अगर आप इसको रात में देखेंगे तो चमकता हुआ दिखाई देगा आपको पूरा। ये जो पानी है वो चमक रहा है ड्यू टू अ बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया का नाम है विब्री हार्वी। सोमालिया की कैपिटल की बात करें तो वो है मोगादिशु। यहाँ पर आपको मोगादिशु कैपिटल देखने को मिलेगी। और इक्वेटर जो है वो सोमालिया से गुजरती है, तो इक्वेटर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो अभी हम जो केनिया देखेंगे उससे भी गुजरती है इक्वेटर। फिर यहाँ पर हम देखेंगे युगांडा, उससे भी गुजरती है। दोस्तों सोमालिया की टेरिटरी को अगर थोड़ा और डिटेल में जानेंगे तो इतना एरिया, करीबन ये जो इधर का एरिया है, ये वाला एरिया, इतना एरिया जो था वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करता था। और जो नीचे वाला जो बाकी का बचा हुआ रीजन है सोमालिया का, वो इटली की कॉलोनी हुआ करता था। जब ब्रिटिशर्स इस वाले रीजन को छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम तभी छोड़ेंगे जब ये वाला रीजन बाकी का जो बचा हुआ जो इटली के अंडर जो आता था उसके साथ मिल जाएगा। तो 1960 में ब्रिटिशर्स जाते हैं और उसके बाद ये जो रीजन है वो एक हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर ईयर 1991 में इस वाले रीजन ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और इन्होंने नाम दिया खुद को सोमालीलैंड। इन्होंने अपनी कैपिटल यहाँ पर बनाई जिसको कहा जाता है हरगेइसा। इनकी खुद की गवर्नमेंट है, खुद का प्रेसिडेंट है, यहाँ पर खुद की करेंसी है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर कंट्रीज इनको रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं कोई भी। और साथ ही यूनाइटेड नेशन भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, इसको वो सोमालिया का ही एक ऑटोनोमस रीजन कहता है। उसके अलावा सोमालिया की इतनी जो टेरिटरी होगी ना, फिर इतनी टेरिटरी करीबन वो भी ऑटोनोमसली ही वर्क करती है और इस टेरिटरी का नाम है पुंतलैंड। ये खुद को सोमालिया से अलग नहीं करते, लेकिन ये भी ऑटोनोमसली ही वर्क करता है कि खुद को सोमालिया का ही पार्ट मानते हैं।
और जो मैंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको बताया था अल शबाब, तो आपको सोमालिया के बहुत सारे रीजन्स में, स्पेशली ये वाला जो रीजन है उनमें इनका राज देखने को मिल जाएगा। कुछ जो टेरिटरीज़ हैं वो एडमिनिस्टर की जाती हैं अल शबाब के द्वारा। और अगर हम कोस्ट लाइन की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी कोस्ट लाइन जो है अफ्रीका में है सोमालिया की ही। अच्छा, फन फैक्ट की अगर बात करें तो सोमालिया के जो लोग हैं वो अपने पूर्वजों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, मतलब जो उनका नाम वगैरह है अपने साथ एसोसिएट करके चलते हैं हमेशा। इसी वजह से यहाँ पर जब लड़कियों की शादी होती है तो शादी के बाद भी वो अपना नाम चेंज नहीं करती हैं और अपने जो फोर फादर्स हैं उनका ही नाम वो कंटिन्यू करती हैं अपने नाम के आगे। रिलीजन की बात करें तो आपको मेजॉरिटी में इस्लाम देखने को मिलेगा यहाँ पर। और अगर हम करेंसी की बात करेंगे तो यहाँ की करेंसी है सोमाली शिलिंग। नेक्स्ट कंट्री है केन्या, और मैं कुछ देर पहले आपको बोल रहा था कि यहाँ पर एक टेरिटरी पड़ती है जो कि डिस्प्यूटेड है, मैंने साउथ सुडान के टाइम पे आपको बताई नहीं थी, और इस टेरिटरी का नाम है इलेमी ट्रायंगल। इस पर साउथ सुडान, इथियोपिया और केन्या का डिस्प्यूट है। आपको यहाँ पर केन्या में एक लेक देखने को मिलेगी, इस लेक का नाम है लेक टरकाना। और केन्या की अगर हम कैपिटल की बात करें तो वो यहाँ पर है जिसको बोलते हैं नायरोबी। काफ़ी सारे लोग जो मनी हाइस्ट देखते होंगे तो उन लोगों को वहाँ पर एक कैरेक्टर है नायरोबी, उसकी याद आ रही होगी। उसके अलावा आपको एक और वाटर बॉडी यहाँ पे देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं लेक विक्टोरिया। तो लेक विक्टोरिया 3 कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगी, केन्या, ये रहा युगांडा, और ये नीचे जो है तंजानिया। साथ ही मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इक्वेटर जो है वो केन्या से भी पास करती है। अच्छा, लेक विक्टोरिया की बात आई गई है तो थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं लेक विक्टोरिया को। नाम जो लेक विक्टोरिया का है वो इंग्लैंड की जो विक्टोरिया जो क्वीन रही हैं उनके नाम पर रखा गया है, और ये अफ्रीका की इन टर्म्स ऑफ एरिया लार्जेस्ट लेक है। वर्ल्ड लेवल पे सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है आफ्टर लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका में। और अगर एरिया के टर्म्स में भी देखेंगे वर्ल्ड वाइड तो 3rd नंबर पर आ जाती है लेक विक्टोरिया, 2nd नंबर पर आपका आ जाएगा लेक सुपीरियर। तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सी है। सबसे बड़ी लेक आपको पता होना चाहिए, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा हाँ, वाइट नाइल जो रिवर है उसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि लेक विक्टोरिया से ही वो निकलती है। लेकिन कंट्री की अगर बात करें तो जो युगांडा वाला रीजन है लेक विक्टोरिया का, वहां से वाइट नाइल निकलती है, इस बात का ध्यान रखें। केन्या में ये जो नायरोबी कैपिटल पड़ती है इसके थोड़ा दूर अगर हम जाएंगे, यहाँ पर एक माउंटेन पड़ता है जिसको बोलते हैं माउंट केन्या के नाम पर ही इस कंट्री का नाम पड़ा है। और साथ ही इसमें अफ्रीका की 2nd हाईएस्ट पीक है। अगर हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो वो आपको यहाँ तंजानिया में देखने को मिलेगी, माउंट किलिमंजारो में। तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी हुआ करती थी और इनको इंडिपेंडेंस मिलती है उनसे ईयर 1963 में। ये ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो यहाँ पर काफ़ी सारे इंडियंस को भी लेके आए थे ब्रिटिशर्स और उनको एज अ सर्वेंट यहाँ पे यूज़ किया था। साथ ही युगांडा में भी काफ़ी इंडियंस को लेके आए थे ये ब्रिटिशर्स। अगर फन फैक्ट की बात करें तो आपको एक जगह का नाम पता होना चाहिए जिसका नाम है मसाई मारा नेचर रिजर्व। शायद आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल पर इसके बारे में देखा हो। यहाँ पर करीबन 1 मिलियन वाइल्ड बीस्ट, जिब्रा, एंटीलोप माइग्रेट होकर आते हैं हर साल। केन्या की अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पर आपको इंग्लिश देखने को मिल जाएगी अंग्रेजों के इन्फ्लुएंस की वजह से। साथ ही स्वाहिली एक लैंग्वेज है वो देखने को मिल जाएगी आपको इधर भी, और साथ ही युगांडा में भी। अगर रिलीजन की यहाँ पे बात करेंगे तो क्रिश्चियनिटी आपको मेजरली देखने को मिलेगी, करीबन 86% क्रिश्चियनिटी, और उसके अलावा करीबन 11% आपको इस्लाम देखने को मिलेगा। करेंसी की बात करें तो यहाँ पर भी शिलिंग चलती है जैसे सोमालिया में चलती थी, तो केनियन शिलिंग। और अब आज की वीडियो की आखिरी कंट्री एंड दैट इज युगांडा। युगांडा एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, आप देख सकते हैं। इसकी कैपिटल देखें तो यहाँ पर पड़ती है काम्पाला। लेक विक्टोरिया की हम बात ऑलरेडी कर ही चुके हैं और मैं बता ही चुका हूँ कि इक्वेटर पास करती है युगांडा से और लेक विक्टोरिया से भी। ये भी हम बात कर ही चुके हैं कि ये ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करती थी, तो 1962 में ब्रिटिशर्स ने इनको आज़ाद किया था। केन्या को 1963 में किया था और युगांडा को 1962 में। और मैंने ये भी बताया था कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस को लेके आए थे। टाइम के साथ साथ यहाँ पर इंडियंस काफ़ी ग्रो कर गए, वो यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेस संभालने लगे और काफ़ी ज़्यादा नाम वगैरह उन्होंने कमाया।
आता है वो एज अ डिक्टेटर यहाँ पर काम करने लगता है, और उसने आने के बाद यहाँ पर बहुत सारी मास किलिंग्स वगैरह की, लोगों को मारा, बहुत सारे लोग मरे। कहा जाता है कि 30,000 से लेकर 50,000 लोग मारे गए। और यहाँ पर जो एशियंस थे, स्पेसिफिकली उसमें इंडियंस थे मेजरली, उनको कहा गया कि आप यहाँ से निकल जाओ। 1 महीने का शायद टाइम दिया था और बोला था कि यहाँ से सब निकल जाओ। और फिर डर के मारे लोग यहाँ से चले गए थे, वो अलग अलग कंट्रीज में जाके रहने लगे। फिर ईयर 1979 में वॉर होती है युगांडा और तंजानिया के बीच में, जिसमें तंजानिया जीत जाता है और ये जो लीडर था ये फिर पावर से हट जाता है। फिर उसके बाद जिन लोगों को यहाँ से भगाया गया था, मतलब जो इंडियंस वगैरह थे, उनको वापस बुलाया गया। और उसका रीज़न ये था कि वो जो इंडियंस थे वो यहाँ की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते थे और यहाँ की इकॉनमी का बुरा हाल हो गया था, इसलिए उनको वापस बुलाया गया। और आज के टाइम पर भी अगर सिचुएशन देखें तो एक तरीके से वहाँ की जो लोकल रेस है युगांडा की, उनके बीच में और इंडियंस के बीच में डिफरेंसेस आपको अभी भी देखने को मिल जाएंगे। अगर रिलीजन की बात करें तो यहाँ पर क्रिश्चियनिटी आपको डोमिनेट करती हुई मिलेगी, करीबन 84% लोग, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इस्लाम करीबन 14%। यहाँ पर भी लैंग्वेजेस की बात करें तो आपको इंग्लिश और स्वाहिली देखने को मिलेगी। करेंसी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी शिलिंग चलती है, युगांडन शिलिंग यहाँ पे चलेगी। तो ये तीनों कंट्रीज़ में यहाँ पर शिलिंग चलती है। सूडान, साउथ सूडान और इजिप्ट में आपकी पाउंड चलती है। और इसी के साथ आज की वीडियो में हमने टोटल 7 कंट्रीज़ को कवर कर लिया है। बाकी बची हुई जो कंट्रीज़ हैं ईस्टर्न अफ्रीका की, उनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।